10 अगस्त 2025 की वो काली सुबह थी। कानपुर के हनुमंत विहार के खेड़पुर इलाके की एक शांत गली अचानक डर का मैदान बन गई। पहले तो सबको सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। लोग अपने परिवारों के साथ हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन हवा में घुली एक अजीब सी तेज और सड़ंत भरी बदबू सबको बेचैन करने लगी। शुरू में लोगों ने सोचा शायद ये किसी नाले या कचरे की गंध होगी, लेकिन फिर वो बदबू इतनी गहरी और असहनीय हो गई कि हर किसी के दिल में अब एक ही सवाल उठने लगा, आखिर इस गली में ऐसा क्या छिपा है जो हवा को जहर बना रही है। उस दिन की वो गंध दरअसल आने वाले सबसे खौफनाक सच की गवाही दे रही थी। उस दिन एक औरत आई जिसका नाम गुड्डी था। वो बहुत घबराई और तनाव में थी। गुड्डी उस दिन घर के बाहर पहुंची जहां से बदबू आ रही थी। उसने उस घर का दरवाजा बार बार खटखटाया बिना रुके, क्योंकि पिछले कुछ 4-5 दिनों से उसकी बेटी और उसकी बेटी के द्वारा गोद लिए गए 12 साल का बेटा जो उसी घर में रहते थे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था, ना मैसेज। उसके बाद जब उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है और अंदर से तेज और गंदी बदबू आ रही है, तो उसकी चिंता और भी बढ़ गई। घर के मालिक जो एक रिटायर्ड फौजी थे, वो भी वहां आ पहुंचे। ताला तोड़ा गया और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने जो सीन था उसने सबकी सांसें अटका दी। सबसे पहले जमीन पर एक छोटे का बेजान जिस्म पड़ा था। उसका स्कूल का बैग वहीं कोने में पड़ा था, पर वो खुद एकदम खामोश था। फिर जब और अंदर जाकर के बिस्तर के डब्बे को खोला गया, वहां से निकली एक और लाश जो एक जवान औरत की थी। कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी थी कि 2 मिनट तक वहां खड़े रह पाना भी मुश्किल था। पूरे कमरे में रक्त, उसके धब्बे, अलमारी खुली थी और सामान बिखरा हुआ था। मेज पर एक खाली शराब की बोतल रखी थी, जैसे कोई वहां पूरी रात बैठा हो। और हर जगह ऐसा लग रहा था जो किसी ने सबूत मिटाने की काफी कोशिश की हो। पहली नजर में सबको लगा कि ये कोई आम लुटेरा होगा या फिर आम लूटपाट का मामला होगा जिसने ये सब किया, लेकिन झट से फिर ये सवाल उठने लगे कि अगर ये लूटपाट थी तो पैसा और जो चंद गहने थे वो क्यों वहां पे पड़ा रह गया, क्यों उसने छोड़ दिया, सिर्फ उसका मोबाइल फोन ही क्यों गायब था। और सबसे रहस्यमय बात ये कि दोनों का एक साथ ही क्यों खात्मा किया गया। फिर जैसे ही खबर कानपुर की गलियों में फैली, पूरी शाम एक दिल दहला देने वाले हादसे और सन्नाटे में डूब गई। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें खुलना था एक भारी सच, एक कहानी जो सिर्फ क्राइम की ही नहीं बल्कि कई सवालों और रहस्यों से भरी थी। और अब मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं द कानपुर डबल मर्डर केस। काजल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनी कस्बे की रहने वाली थी। बचपन से ही उसे अपनी असली पहचान को लेकर के सोसाइटी से लड़ना पड़ा। घर वालों ने उसे लड़के की तरह पाला, लेकिन धीरे धीरे उसकी रियलिटी सामने आने लगी। अंदर से हिम्मत बहुत थी और उसने ठान भी लिया था कि हार मानना उसके लिए कभी भी लास्ट ऑप्शन नहीं होगा। यही जज्बा लेकर वो मुंबई गई, जहां उसने अपने लिए एक नई पहचान बनाई। काजल ने करीब 3 लाख रुपए खर्च करके सर्जरी करवाई ताकि दुनिया उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह देख सके। सर्जरी के बाद उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उसने अपने लिए एक नई शुरुआत की। मुंबई से लौटने के बाद काजल ने कानपुर को अपनी बेस बना लिया। धीरे धीरे उसने वहां नाम कमाना शुरू किया। डांस शो, शादी ब्याह, फंक्शंस, प्राइवेट पार्टीज और लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। लेकिन काजल का सबसे बड़ा सपना था कि लोग उसे सिर्फ किन्नर कहकर ना पहचाने बल्कि एक नॉर्मल लड़की की तरह एक्सेप्ट करे। इसीलिए वो अपनी माँ गुड्डी से अक्सर कहती, मेरी जिंदगी बिल्कुल अब नॉर्मल हो गई है, मैं एक परिवार बनाऊंगी और दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और इसी सोच के साथ आगे चल के काजल ने अपने ही छोटे भाई के बेटे देव को गोद ले लिया। देव सिर्फ 12 साल का था और क्लास 6 में पढ़ाई कर रहा था। काजल के लिए वो सिर्फ भतीजा नहीं था बल्कि अब बेटा बन चुका था। उसने देव की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और इसीलिए कानपुर के एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन भी करवा दिया। फिर हनुमंत विहार के खेड़पुर इलाके की काजल ने एक नया घर किराए पे ले लिया, यानी उसी इलाके में, और वहीं पे
उसी नई जिंदगी के साथ अपनी नई शुरुआत कर चुकी थी। इस घर का मालिक अभिमन्यु एक रिटायर्ड फौजी था। अभिमन्यु को लगा कि उसने अपना घर एक ऐसी लड़की को दिया है जो बस अपने काम और अपने बेटे की पढ़ाई में बिजी रहती है, लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं था कि काजल की असली कहानी इतनी जटिल और रहस्यमय होगी। और अब इसी नई जिंदगी के बीच काजल की मुलाकात हुई एक नए शख्स यानी आकाश विश्वकर्मा से। शुरुआत में दोनों बस कैजुअली मिले, लेकिन धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में। आकाश काजल की लाइफ का पहला बड़ा प्यार था। वो अक्सर उसके शो और पार्टीज में जाता, उसके साथ रहता और उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों के साथ अपना जो भी दुख सुख था बांटता। काजल उसे अपने इतने भरोसे में ले चुकी थी, या फिर ये कहें कि काजल उस पर इतना भरोसा करना शुरू कर चुकी थी कि वो हर एक इवेंट की बुकिंग से लेकर पैसों का हिसाब किताब तक सब कुछ उसी को सौंप चुकी थी। कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता था। आकाश के साथ काजल को भी फैमिली वाली फीलिंग आ रही थी जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। आसपास के लोग भी अब दोनों को कपल की तरह देखने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके बीच खटास बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। आकाश को काजल की पॉपुलैरिटी और उसके कॉन्टैक्ट से अब इनसिक्योरिटी होने लगी, और वहीं काजल को लगता कि आकाश उस पर अब ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि काजल ने आकाश पर चोरी का आरोप तक लगा दिया। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि आकाश ने उसके घर से गहने और कैश चुरा लिए हैं, और इस शिकायत पर आकाश कुछ दिन जेल भी गया और यहीं से उनके रिश्ते में परमानेंट दरार पड़ गई। लेकिन उस दिन हुई इस घटना का जिम्मेदार बस यही कारण नहीं था ना, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी सीक्रेट छुपा था जिसने सब कुछ बदल दिया। 5 अगस्त 2025 की रात, यही वो वक्त था जब कानपुर के हनुमंत विहार खेड़ा के उस इलाके में काजल और उसके 12 साल के बेटे जैसे देव की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। 10 अगस्त को सच्चाई सामने आई जब उसकी माँ यानी काजल की माँ गुड्डी देवी मैनपुरी से कानपुर पहुंची, जो कि मैंने आपको पहले बताया ही था। इसके बाद फिर पुलिस आई और पुलिस ने जांच शुरू की, और पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट से कंफर्म किया कि मौत 5 अगस्त की रात को हो चुकी थी। कमरे में शराब के खाली बोतल मिली, सामान बिखरा था और रक्त के धब्बे साफ बता रहे थे कि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी। अब सवाल इसीलिए ये उठा कि अगर ये सामान्य घटना नहीं थी तो फिर इसके पीछे वो कातिल था कौन। माँ गुड्डी ने यहाँ पर 3 नाम लिए: आकाश विश्वकर्मा, काजल का पहला बॉयफ्रेंड, और गोलू जो उस वक्त उसका करंट पार्टनर था, और हेमराज जो काजल से एक तरफा प्यार करता था। पुलिस ने सबसे पहले मोबाइल डाटा और सोशल मीडिया एक्टिविटी खंगालनी शुरू की। तभी सबसे अजीब बात सामने आई। काजल की मौत के बाद भी उसका इंस्टाग्राम अकाउंट से अपडेट हो रहे थे, यानी स्टेटस वगैरह डाले जा रहे थे, स्टोरी लगाई जा रही थी, और 6 से 7 अगस्त को भी स्टेटस पोस्ट डाले गए थे। इसी सस्पिशन में आकर के और भी ज़्यादा जो भी शक था गहरा हो गया कि इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड है। और फिर इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल ट्रायल ने पुलिस को सीधा आकाश तक पहुंचा दिया, और अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस उसी पर था। गोलू और हेमराज से भी पूछताछ हुई, लेकिन सबूत मिलने के कोई भी चांस नहीं थे कि उसकी तरफ कोई सबूत इशारा भी कर रहे हों, क्योंकि वो दोनों घटना वाले दिन कानपुर में थे ही नहीं। अब सस्पिशन सीधा साफ तौर पे हो करके आकाश पर टिक गया था। लेकिन कहानी गाइस यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 12 अगस्त को ये खबर आई कि आकाश की लाश सतना मध्य प्रदेश के एक होटल के कमरा नंबर 27 में मिली। अब पुलिस तो सारा संदेह उसी के ऊपर कर रही थी, लेकिन पता चला कि अब वो खुद भी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसने उसी होटल के कमरा नंबर 27 में खुद को लटका के ख़त्म कर लिया था। अब दरअसल आकाश ने 9 अगस्त को होटल सिद्धांत में चेक इन किया था। 10 अगस्त की रात उसकी कानपुर से वापसी लौटने की ट्रेन थी, लेकिन वो ट्रेन बाय चांस मिस हो गई थी। इसके बाद फिर से वो वापस उसी होटल में लौट गया और 11 अगस्त की रात वहीं रुका रहा। और 12 अगस्त की सुबह जब होटल स्टाफ ने देखा कि कमरे से कोई एक्टिविटी सामने नज़र नहीं आ रही है, दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो उन्होंने पहले एक बार नॉक किया, फिर उन्हें शक हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। दरवाज़ा खटखटाया गया, तब जा कर के मास्टर की लाई गई और दरवाज़ा खोला गया, तो अंदर का नज़ारा चौंका देने वाला था। फिर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस पहुंची और तलाशी ली तो कमरे से एक एंड नोट बरामद हुआ।
सो इस नोट ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। आकाश ने अपने नोट में ये साफ तौर पे लिखा था कि माना मैं कानपुर से 2 लोगों को ख़त्म कर यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, पैसे मांगे जा रहे थे और धमकी दी जा रही थी कि झूठे केस में तुझे फंसा दिया जाएगा। उसने लिखा था कि काजल को पहले ही 1 लाख रुपए मैंने दिए थे और अब बाकी के पैसे फ्लैट खरीदने के लिए मुझसे और मांग रही थी। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें ख़त्म कर दिया और अब मैं खुद भी जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे परिवार को मेरे पीछे से परेशान मत करना, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। लेकिन ये ब्लैकमेल के पीछे की क्या कहानी थी गाइज, इसे समझने के लिए हमें काजल और आकाश की टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब काजल असल में मैनपुरी की रहने वाली, जन्म से उसे लड़की की तरह पाला गया, लेकिन धीरे धीरे घर वालों को समझ आया कि उसकी पहचान कुछ अलग है। तभी माँ गुड्डी देवी ने उसका नाम बदल कर काजल रख दिया। उसके बाद काजल ने डांस और गाने का शौक पूरा करना शुरू किया और उसी के थ्रू उसका नाम हुआ और यहीं से पैसे कमाने के बाद उसने मुंबई में जाकर के अपना सर्जरी करवा लिया। और फिर कुछ साल बाद काजल ने कानपुर के खेड़पुर योगेंद्र विहार वाले फ्लैट में रहना भी शुरू कर दिया, जहां पे उसके साथ गोद लिया हुआ उसका बेटा भी था। अब उसकी लाइफ सेटल दिखने लगी थी, बिल्कुल परफेक्ट, एक आम लड़की की तरह। और इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई आकाश विश्वकर्मा से। आकाश उसका पहला बॉयफ्रेंड बना और काजल ने पूरा कामकाज उसी को सौंप दिया। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच लड़ाइयां बढ़ने लगी। फिर एक दिन काजल ने आकाश पर चोरी का आरोप लगाया और पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा दी। आकाश जेल भी गया और यहीं से उनका रिश्ता टूटने लगा। और जब आकाश जेल में था तभी काजल की जिंदगी में गोलू नाम का एक लड़का आया। वो उसका नया बॉयफ्रेंड बना, यानी कि दूसरा। और अब उसके बाद जो भी सारे इवेंट्स की बुकिंग होती थी वो सब कुछ वही गोलू संभालने लगा। और जब आकाश जेल से बाहर वापस आया और ये सब उसने देखा तो उसके अंदर गुस्सा और नफरत और भी भड़क उठी। काजल कहती थी कि अगर आकाश उसे छोड़ देगा तो वो उसके खिलाफ नए केस दर्ज करवाएगी, कभी चोरी का तो कभी मारपीट का केस। आकाश पहले ही अब जेल जा चुका था तो इसीलिए वो धमकियों से उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। और इसी बीच काजल के पास आकाश के साथ बिताए हुए कुछ प्राइवेट मोमेंट्स थे और वीडियोस वगैरह। ये वही समय था जब दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहते थे। यानी आकाश अब अगर अलग भी होना चाह रहा था तो वो उसे अलग नहीं होने देना चाह रहे थे, क्योंकि उसे वहाँ से पैसे वगैरह लेने थे और इसीलिए वो उसे धमकी दे रहे थे कि अगर वो अलग होता है तो उसके ऊपर बाकी के केस दर्ज करवाएगी। और फिर इस तरह की वीडियोस को लेकर के वो ब्लैकमेल करना शुरू कर चुकी थी। और फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर के वो उसे और भी ज़्यादा परेशान करने लगी, उसके ऊपर दबाव डालने लगी। और अब हाल ये हो गया था कि एक तरफ झूठे मुकदमे की धमकी और दूसरी तरफ प्राइवेट इमेज की वजह से उसकी शर्मिंदगी का डर। काजल अकेली नहीं थी, उसका जो छोटा भाई जो पहले था वो बेटा जो बन चुका था, कई बार वो भी इसमें शामिल रहा और आकाश से पैसे मांगते रहे और उसके ऊपर ये दबाव बढ़ता गया। और इस वजह से आकाश को लगता था कि दोनों मिलकर उसे फंसा रहे हैं और उसे जीने नहीं देंगे। और धीरे धीरे ये दबाव इतना ज़्यादा आगे जाके बढ़ गया कि आकाश खुद को ट्रैप में फंसा हुआ महसूस करने लगा और वो अब ना रिश्ते से बाहर निकल पा रहा था और ना ही ब्लैकमेलिंग सह पा रहा था। और आखिरकार इसी दबाव और गुस्से ने उसे उस एक्सट्रीम स्टेप तक पहुंचा दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो कैजुअली हर रोज़ की तरह उसके घर पे पहुंचा, खाना पीना खाया और फिर रैंडमली बातें शुरू हुई और उसी बातों को लेकर के झगड़ा हुआ। और झगड़े में उन दोनों को उसने वहीं पे ख़त्म कर दिया और वहाँ से खुद भाग गया, ताकि सबको ये लगे कि ये लूटपाट का मामला है। इसलिए उसने ये भी किया, जो भी सामान थे सब कुछ बिखरा दिए। लेकिन आखिरकार सबूत सामने आया और वो पकड़ा ही गया। और इस केस में कौन सही था कौन गलत था, मुझे लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार यहाँ पे किसने सही किया, किसने गलत किया और यहाँ पे क्या और स्टेप लिए जा सकते थे। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह की अब रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके अवेयर रखें और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।